आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। आफ्टर द ग्रामर मतलब व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन, लेसन मीन्स पाठ होता है, इन राइटिंग मतलब लेखन का। आफ्टर द ग्रामर यानी व्याकरण के बाद हम लोगों का लेखन का कार्य हुआ या फिर हम लोगों के लिखने का पाठ हुआ। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटेन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास। दैट डे मीन्स उस दिन एम हेमेल हैड मतलब एम हेमेल के पास थी, न्यू कॉपीज फॉर अस मतलब नई नई कापियाँ हमारे लिए, रिटेन मतलब जो लिखी गई थी, ब्यूटीफुल राउंड हैंड मतलब सुंदर वक्राकार शैली में, फ्रांस अल्सास फ्रांस। दैट डे एम हेमेल मतलब उस दिन एम हेमेल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थी, अर्थात उस दिन एम हेमेल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड और जिस पर वक्राकार शैली में फ्रांस अल्सास लिखा था। तो दोस्तों वक्राकार मतलब जैसे घुमावदार जैसे होता है ना, ये वक्र है, गोला है, तो जैसे लिखा होता है जल ही जीवन है ना, तो ऐसे, या फिर विद्या ददाति विनय, ऐसे गोलाकार लिखा रहता है, तो उसी प्रकार। तो दैट डे एम हेमेल मतलब उस दिन एम हेमेल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी, रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड जिस पे एक सुंदर वक्राकार शैली में फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप आवर डेस्क। तो दे मतलब वेयर था, जो कॉपियाँ थी जिसपे फ्रांस अल्सास लिखा गया था। तो लुक्ड लाइक मतलब दिखाई देती थी, लिटिल फ्लैग मीन्स छोटे छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग मीन्स लहराते हुए या फिर कह सकते हैं तैरते हुए, एवरीवेयर मतलब हर जगह, इन द स्कूल रूम मतलब उस विद्यालय के कमरे में, हंग मतलब दोस्तों उसको लटका दिया गया हो जैसे, रॉड मतलब छड़ से, एट द टॉप मतलब ऊपर होता है, आवर डेस्क मतलब हमारे मेजों को। तो दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, वे ऐसे लग रही थी जैसे हमारे विद्यालय के कमरे में छोटे छोटे झंडे हर जगह लहरा रहे हों या फिर फहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप आवर डेस्क जिसे हमारे मेज के ऊपर छड़ों से लटका दिया गया हो या फिर छड़ों से लगा दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, आइए इसको पुनः देख लेते हैं। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, वे ऐसे दिख रही थी जैसे उस विद्यालय के कमरे में हर जगह छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप आवर डेस्क जिसे हमारे मेज के ऊपर छड़ों में लगा दिया गया हो या फिर छड़ों में लटका दिया गया हो। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। तो यू आर टू हैव है ना, तो यू मतलब तुम या आप, आर टू ये दोस्तों मॉडल एक्सिलरी है। यू आर टू हैव सीन, सीन मतलब देखना होता है, तो काश आप देख पाते, हाउ मतलब कैसे या किस प्रकार से, एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति अर्थात सभी विद्यार्थी, सेट टू वर्क मतलब काम में लग गए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, क्वाइट मतलब दोस्तों शांत होता है, हाउ मतलब किस प्रकार से या कैसे। तो यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, काश आप देख पाते कि किस प्रकार से सभी लोग कार्य में जुट गए थे या फिर कार्य में लग गए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज और किस प्रकार से यह शांति थी, अर्थात किस प्रकार से वहाँ बिल्कुल शांति थी, अर्थात सभी लोग वहाँ शांत थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। द ओनली साउंड मतलब एकमात्र आवाज, वॉज स्क्रेचिंग, स्क्रेचिंग मतलब दोस्तों खरोचना या रगड़ होता है, ऑफ द पेन्स मतलब पेनों का, कलमों का, ओवर द पेपर मतलब कागज के ऊपर। द ओनली साउंड वाज मतलब एकमात्र आवाज, पेपर पर पेनों के या कलमों के रगड़ की आ रही थी, अर्थात दोस्तों वहाँ बिल्कुल शांति थी और वहाँ एकमात्र आवाज या एकमात्र ध्वनि पेपर पर कलमों के या पेनों के रगड़ की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि दोस्तों वो फिगर बना रहे थे, तो जैसे जैसे सब लिखते हैं तो आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें आवाज़ आती है, तो सेम उसी प्रकार से। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स। तो वंस सम बीटल्स,
वंस मतलब एक बार, सम बीटल्स मतलब कुछ भंवरे, है ना, फ्लीव इन मतलब उड़कर अंदर आ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, नो बडी मतलब कोई भी, पेड मतलब देना होता है, एनी अटेंशन मतलब कोई भी ध्यान, अर्थात कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दिया, देम मतलब उन पर, अर्थात उन भंवरों पर। नॉट इवन, इवन मतलब यहाँ तक कि द लिटलेस्ट, लिटलेस्ट मतलब सबसे छोटे बच्चे, है ना, हु मतलब जो वर्क राइट, जो मतलब कार्य करने में लगे थे, ऑन ट्रेसिंग मतलब, ट्रेसिंग मतलब दोस्तों चित्र खींचना है, चित्र बनाना होता है, डियर फिश हुक मतलब अपने मछली पकड़ने वाले कांटे को। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी उस पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात उसकी तरफ नहीं देखा। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अर्थात उसको नहीं देखा। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, जो उस समय अपने मछली पकड़ने वाले कांटे को बना रहे थे या उसके चित्र को खींच रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, यह ऐसे ही था या यह ऐसे ही था मानो कि जैसे कि दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे वह भी एक फ्रेंच भाषा हो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ऑन द रूफ मतलब छत पर कह सकते हैं, द पिजन मतलब कबूतर, कूड मतलब दोस्तों यहाँ पे गुटर गू करने से मतलब, वेरी लो मतलब बहुत धीरे धीरे, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ और मैंने स्वयं सोचा, अर्थात मन में सोचा। ठीक है, ऑन द रूफ द पिजन कू मतलब छत के ऊपर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटर गू कर रहे थे, अर्थात बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं सोचा, अर्थात अपने मन में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो विल दे मेक, मेक मतलब दोस्तों इसे करना होता है, करने से मतलब यहाँ पे मजबूर करने से मतलब है ना, देम मतलब उनको, अर्थात कबूतरों को, सिंग मीन्स गवाना होता है, इन जर्मन मतलब जर्मन भाषा में, इवन मतलब यहाँ तक कि द पिजन मतलब कबूतरों को। तो विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे, अर्थात क्या पर्सिया के लोग उन लोगों को, अर्थात कबूतरों को जर्मन भाषा में गवाएंगे, इवन द पिजन यहाँ तक कि कबूतरों को भी, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो प्रसिया था उसने क्या किया, अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लिया है, वहाँ पे आदेश दे दिया है कि अब यहाँ पे आपको फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है बल्कि जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना है, तो उसी हिसाब से ये कह रहे हैं। तो आइए इसको पुनः देख लेते हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, यानी छत के ऊपर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग उन्हें, अर्थात कबूतरों को जर्मन में गवाएंगे या जर्मन में गवाने के लिए मजबूर करेंगे, इवन दी पिजन्स यहाँ तक कि कबूतरों को भी। आइए आगे बढ़ते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first one thing, then at another. तो whenever मतलब दोस्तों जब कभी, है ना, तो जब कभी या कभी कभी, I looked मतलब मैं देखता था, up मीन्स ऊपर, from my writing मतलब अपने लिखने के दौरान या लिखते समय, तो I saw मतलब मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग, या एम हेमल को बैठे हुए, मोशनलेस मतलब दोस्तों स्थिर होता है, अर्थात बिल्कुल जो हिले डुले न, इन हिज चेयर मतलब अपनी कुर्सी पर। तो वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, यानी फेंज कह रहा है कि वेन एवर आई लुकड अप, जब कभी मैं लिखने के दौरान या लिखते समय ऊपर देखा या देखता था, तो आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, तो मैंने एम हेमल को अपनी कुर्सी पर बहुत शांत अर्थात स्थिर बैठे हुए देखा। एंड गेजिंग फर्स्ट वन थिंग, गेजिंग मतलब दोस्तों घूरना होता है, घूरने से मतलब यहाँ पे ध्यान से देखने से मतलब है। तो गेजिंग फर्स्ट वन थिंग यानी पहले वह किसी एक चीज को ध्यान से देखते थे, देन एट अनदर, तब उसके बाद दूसरी चीज को ध्यान से देखते थे। एज इफ मतलब मानो कि, जैसे कि, ही वांटेड टू फिक्स, वह उसको बसा लेना चाहते थे या उसको अंकित कर लेना चाहते थे, इन हिज माइंड मतलब अपने दिमाग में या फिर अपने मन में। जस्ट हाउ मतलब ठीक उसी प्रकार से, एवरीथिंग लुक्ड
यानी सब कुछ दिखाई देती थी इन दैट लिटिल रूम, मतलब उस छोटे से स्कूल के कमरे में। तो आइए इसको पुनः देख लेते हैं। तो व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, यानी जब कभी भी मैं लिखने के दौरान ऊपर देखता था तो आई सा एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो मैंने एम हेमेल को अपनी कुर्सी पर स्थिर अर्थात बिल्कुल चुपचाप बैठते हुए देखा। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अदर, तो एंड गेजिंग फर्स्ट, पहले वह किसी एक चीज को ध्यान से देखते थे, देन एंड एट अदर, फिर उसके बाद दूसरे चीज को ध्यान से देखते थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, तो एज इफ मतलब मानो कि जैसे कि वह उन सभी चीजों को जो उस विद्यालय के छोटे से कमरे में दिखती थी उन सबको अपने मन में बसा लेना चाहते थे, अर्थात उसको भूलना नहीं चाहते थे। ठीक है, आइए इसको पुनः देखते हैं। एज इफ ही वांटेड, जैसे कि मानो कि वह जस्ट हाउ एवरीथिंग, मतलब उस कमरे, उस छोटे से कमरे में जैसी सब कुछ चीजें दिखती थी उसको उसी तरह अपने मन में बसा लेना चाहते थे, अर्थात उसको भूलना नहीं चाहते थे। ठीक है दोस्तों। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट। तो फैंसी मतलब दोस्तों कल्पना करो या फिर सोचो, है ना। सोचो फॉर 40 years मतलब 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर वह वहीं पर थे, इन द सेम प्लेस मतलब एक ही स्थान पे, विथ हिज गार्डन अपने बगीचे के साथ या उनका बगीचा, आउटसाइड द विंडो जो खिड़की के बाहर था, एंड हिज क्लास और उनकी जो कक्षा थी, इन फ्रंट ऑफ हिम मतलब उन्हीं के सामने थी, जस्ट लाइक दैट मतलब ठीक उसी तरह, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर, यानी सोचो या कल्पना करो कि 40 years ही हैड बीन देयर, वह वहां पर अर्थात एक ही स्थान पर 40 वर्षों से थे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका बगीचा उनके खिड़की के बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम और उनकी कक्षा उनके सामने थी, ठीक वैसे ही, अर्थात शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों वो एक ही स्थान पे थे, उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था और उनका कक्षा ठीक उसी प्रकार उन्हीं के सामने था, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर। तो ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, ओनली मीन्स केवल या सिर्फ होता है, द डेस्क एंड बेंचेस मतलब डेस्क और बेंच जो थी, हैड बीन worn, worn मतलब है दोस्तों घिस घिस कर, है ना, स्मूथ मतलब चिकना होता है। तो ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, केवल या सिर्फ डेस्क और बेंचेस घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, वॉलनट ट्री मतलब दोस्तों अखरोट का पेड़, इन द गार्डन मतलब बगीचे में जो अखरोट का पेड़ था, वर टॉलर जो थोड़ा अधिक बढ़ गया था या फिर ज्यादा लंबा हो गया था। ठीक है, तो आइए इसको पुनः देख लेते हैं। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, यानी सिर्फ डेस्क और बेंचेस घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, और बगीचे में अखरोट का पेड़ थोड़ा सा लंबा हो गया था या फिर अधिक बढ़ गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ। एंड द होप वाइन, होप वाइन मतलब दोस्तों एक प्रकार की ये लता होती है, जैसे मनी प्लांट होता है, जैसे उसको पेड़ के माध्यम से ऊपर चला जाता है, तो ठीक उसी प्रकार एक लता होती है। तो एंड द होप वाइन, और होप वाइन को, दैट मतलब जो या जिसे, ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, प्लांटेड मतलब लगाया था, हिमसेल्फ मतलब खुद, जिसे उन्होंने खुद लगाया था। ट्विंड अबाउट, ट्विंड मतलब दोस्तों मुड़कर या लिपट कर, अबाउट द विंडो मतलब खिड़की से होकर, टू द रूफ मतलब छत तक चली गई थी, अर्थात ऊपर चली गई थी। आइए इसको पुनः देख लेते हैं। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, यानी केवल डेस्क और बेंचेस घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, द वॉलनट ट्री यानी बगीचे में अखरोट का पेड़ थोड़ा अधिक बढ़ गया था, अर्थात बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और होप वाइन जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था, अर्थात खुद लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, जो खिड़की से लिपट कर या खिड़की से होते हुए
छत तक चला गया था, अर्थात छत पर चला गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग दियर ट्रंक्स। तो दोस्तों हाउ मतलब किस प्रकार से या कैसे, इट मस्ट मतलब होगा, ब्रोकन मतलब टूट रहा होगा, हिज हार्ट मतलब उनका दिल या हृदय। तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, उनका हृदय अर्थात गुरु जी का हृदय या दिल किस प्रकार से टूट रहा होगा, टू लीव इट ऑल मतलब इन सबको छोड़ने से या फिर इन सबको छोड़कर जाने से। पुअर मैन मतलब दोस्तों बेचारा व्यक्ति अर्थात यहाँ गुरु जी के लिए यूज हुआ है। टू हियर मतलब सुनकर, हिज सिस्टर मूविंग मतलब अपनी बहन को चलते हुए, अबाउट इन द रूम एबव यानी ऊपर के कमरे में, पैकिंग मतलब दोस्तों पैक करते हुए अर्थात रखते हुए, दियर ट्रंक्स मतलब अपने संदूक में, है ना, कपड़ों को रख रही थी। तो आपको देखिए अर्थ यहाँ से निकालना है कि टू लीव इट ऑल, है ना, टू लीव इट ऑल मतलब इन सब को छोड़ने से, टू हियर हिज सिस्टर और अपनी बहन को ऊपर के कमरे में अपने संदूक में सामान को रखते हुए चलने की आवाज़ को सुनकर किस प्रकार से उनका अर्थात बेचारे गुरुजी का हृदय या दिल टूट रहा होगा। आइए इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। आपको अर्थ यहाँ से निकालना है टू लीव इट ऑल मतलब इन सब को छोड़कर जाने से, टू हियर हिज सिस्टर और अपनी बहन को ऊपर के छत पर अपने संदूकों में सामान को पैक करते हुए रखते हुए चलने की आवाज़ को सुनकर किस प्रकार से बेचारे गुरु जी का हृदय टूट रहा होगा, अर्थात इनको किस प्रकार से कष्ट हो रहा होगा। ठीक है। फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। फार मतलब यहाँ दोस्तों क्योंकि होगा, लीव मीन्स छोड़कर जाना होगा, कंट्री मतलब देश को, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। तो फार दे मस्ट लीव क्योंकि अगले ही दिन उन्हें अपने देश को छोड़कर जाना था। ठीक है दोस्तों, इस वजह से उन्हें क्या हो रहा था, कष्ट हो रहा था। और दोस्तों साथ ही साथ इसमें यह था कि मतलब ऊपर के कमरे में इनकी जो सिस्टर थी वह अपने संदूकों में क्या सामान को पैक कर रही थी, उसकी आवाज़ को सुन के इन्हें क्या हो रहा था, काफ़ी कष्ट हो रहा था, अर्थात इनको लग रहा होगा कि अब तो हमें जाना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट मीन्स लेकिन ही मतलब दोस्तों जो गुरुजी थे हेमल, हैड द करेज मतलब उनके पास हिम्मत था, साहस था, टू हियर मतलब सुनाने का, बताने का, एवरी लेसन मतलब प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट मतलब आखिरी तक या फिर अंत तक। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन उनके पास अर्थात गुरु जी के पास प्रत्येक पाठ को आखिरी तक सुनाने की हिम्मत थी या सुनाने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बे बी बो बू। आफ्टर द राइटिंग है ना, तो आफ्टर द राइटिंग मतलब लेखन के बाद अर्थात लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री मतलब हम लोगों का इतिहास का पाठ हुआ, अर्थात हमें इतिहास पढ़ाया गया। तो आफ्टर द राइटिंग यानी लेखन के बाद हम लोगों का इतिहास का पाठ हुआ, अर्थात हमें इतिहास पढ़ाया गया। एंड देन उसके बाद, देन मतलब तब होता है, द बेबीज मतलब बच्चों ने अर्थात छोटे बच्चों ने, चैंटेड, चैंटेड मतलब बोला या दोहराया है ना, उच्चारण करना होता है, दियर मतलब अपना, बा बे बी ये दोस्तों एक प्रकार का कह सकते हैं जैसे स्वर होता है ना, अ आ ई यू या फिर क ख ग घ व्यंजन होता है, उसी प्रकार ये भी फ्रेंच लैंग्वेज का है। तो आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन यानी लेखन के बाद हम लोगों का इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड, तब बच्चों ने या फिर उसके बाद बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू बोला अर्थात दोहराया। डाउन द ईयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर had put on his spectacles and holding his primer in both hands. Down there at the back of the room. Down there मतलब दोस्तों पिछले छोर पे कह सकते हैं, बैक ऑफ द रूम यानी कमरे के पिछले हिस्से में या फिर कमरे के आखिरी छोर पर। ओल्ड हाउसर क्योंकि दोस्तों गांव वाले बैठे थे, हैड पुट ऑन मतलब पहन लिया था, हिज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब अपने चश्मे को, एंड होल्डिंग हिज, होल्डिंग मतलब पकड़कर, हिज प्राइमर मतलब अपनी बाल पुस्तक को या अपनी बाल पोथी को, इन बोथ हैंड मतलब दोनों हाथों में।
स्पेल द लेटर, स्पेल मतलब दोस्तों बोलना है, उच्चारण करना होता है। द लेटर मतलब वो भी अक्षरों को बोल रहा था। तो विद देम मतलब उनके साथ, अर्थात उन बच्चों के साथ। तो डाउन दियर एट दी बैक ऑफ द रूम, यानी कमरे के पिछले छोर पर या कमरे के पिछले हिस्से पर ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन, ओल्ड हाउजर अर्थात बूढ़े हाउजर ने अपने चश्मे को पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और अपनी बाल पुस्तक या बाल पोथी को अपने दोनों हाथों में पकड़कर स्पेल द लेटर विद देम, वह भी उनके साथ अर्थात बच्चों के साथ बा बे बी बो बू बोल रहा था, अर्थात उनके साथ उच्चारण कर रहा था। You could see that he too was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. तो you could see that मतलब आप देख सकते थे, that की ही मतलब वह अर्थात जो हॉजर था, to मतलब भी, was crying मतलब रो रहा था। his voice tremble, tremble मतलब दोस्तों कांपना होता है, तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। विथ इमोशन, इमोशन मतलब दोस्तों भावुकतावश, है ना। एंड इट वाज सो फनी, और यह क्या था, बहुत ही मजाकिया था, बहुत ही हास्यास्पद था। टू हियर हिम मतलब उसको सुनना, है ना। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, मतलब आप देख सकते थे कि वह भी अर्थात बूढ़ा हाउसर भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, और उसकी आवाज भावुकतावश कांप रही थी, अर्थात वो भी बोल नहीं पा रहा था। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल, एंड इट वाज सो फनी, और यह इतना हास्यास्पद था, अर्थात उसको सुनकर इतना हास्यास्पद लगा या मजाकिया लगा। दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, तो हम सभी लोग हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको पुनः देख लेते हैं। तो यू कुड सी दैट ही टू वाज, मतलब आप देख सकते थे कि वह भी अर्थात बूढ़ा हाउजर भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, वह भावुकतावश उसकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, उसको सुनकर बड़ा ही हास्यास्पद था, अर्थात बहुत ही मजाकिया था। दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ, जिससे हम लोग हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। दोस्तों यहाँ हंसना और रोने से मतलब ये है कि दोस्तों क्योंकि वो वृद्ध था और बच्चों के साथ बोल रहा था, प्लस वो इमोशनल भी हो गया था, इस वजह से इन लोगों को हंसी आ रही थी। एंड क्राई मतलब दोस्तों रोने से मतलब ये है कि क्योंकि ML अगले दिन जाने वाले थे, इस वजह से इनको कहीं न कहीं दुख भी था। यानी दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मतलब यहाँ से मतलब तो अरे, है ना। हाउ वेल मतलब कितनी अच्छी तरह से, आई रिमेंबर इट मतलब मुझे याद है, दैट मतलब वह, लास्ट लेसन मतलब आखिरी पाठ। तो हाउ वेल मतलब ओह या फिर अरे, वह आखिरी पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है ना। हाउ वेल आई रिमेंबर इट मतलब वह आखिरी पाठ या वह अंतिम अध्याय मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। ठीक है दोस्तों। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस मतलब जैसे ही, तुरंत ही, एकाएक। द चर्च क्लॉक मतलब गिरजाघर की घड़ी या फिर चर्च की घड़ी। स्ट्रक मतलब बजाएं, 12 मीन्स 12 होता है। तो ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी जैसे ही या एकाएक चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। देन द एंजेलस, एंजेलस मतलब दोस्तों ये प्रार्थना की एक घंटी होती है। तो देन द एंजेलस, तब एंजेलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। At the same moment, the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our windows. At the same moment मतलब उसी क्षण या उसी समय, अर्थात कह सकते हैं 12 बजे के लगभग ही। At the same moment मतलब उसी क्षण। The trumpets मतलब होता है दोस्तों तुरही होता है ना, तुरहियाँ। तो तुरहियाँ आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, जैसे आप लोग रामायण देखेंगे, जब युद्ध शुरू होता है या फिर जब अंत होता है तो बजाया जाता है ना, तो सेम उसी प्रकार। एट द सेम मोमेंट मतलब उसी क्षण या उसी समय। ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन यानी प्रशिया के सैनिकों की तुरहियाँ। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, रिटर्निंग मतलब वापस होते हुए, फ्रॉम द ड्रिल मतलब अभ्यास से, जो क्या हो रहे थे, अभ्यास से वापस हो रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, साउंडेड मतलब दोस्तों सुनाई दिया, आवाज़ सुनाई दिया। अंडर मतलब नीचे होता है, आवर विंडो मतलब हमारी खिड़कियों के। ठीक है दोस्तों।
तो एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द मतलब उसी क्षण या उसी समय अभ्यास से वापस आते हुए प्रसिया के सैनिकों की तुरहियां हमारे खिड़की के नीचे सुनाई दी। इसको पुनः देख लेते हैं। एट द सेम मोमेंट मतलब उसी क्षण या उसी समय अभ्यास से वापस आते हुए प्रसिया के सैनिकों के तुरहियों की आवाज हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। एम हेमेल स्टूड अप वेरी पैल इन हिज चेयर। तो स्टूड अप मतलब दोस्तों खड़े हो गए, वेरी पैल मतलब बहुत पीले पड़े हुए थे या बहुत दुखी थे, इन हिज चेयर मतलब अपनी कुर्सी पर। तो एम हेमेल स्टूड अप वेरी पैल यानी एम हेमेल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, वेरी पैल और वो बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे या बहुत पीले पड़े हुए थे, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी एम हेमेल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और वो काफ़ी पीले पड़े हुए थे अर्थात काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। तो नेवर मीन्स कभी नहीं होता, सा मीन्स देखा, हिम मतलब उन्हें, लुक मतलब कोई देखना होता है, सो टॉल मतलब यहाँ दोस्तों लंबा नहीं होगा, यहाँ पे आत्मविश्वासी या फिर कह सकते हैं आप धैर्यवान। ठीक है, तो आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल मतलब मैंने उन्हें कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा या फिर मैंने उन्हें कभी भी इतना धैर्यवान नहीं देखा था। ठीक है, माई फ्रेंड्स सेड ही। तो माई फ्रेंड्स मतलब मेरे मित्रों, सेड ही मतलब उन्होंने कहा। जब वो खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मेरे मित्रों या फिर मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम। आई मतलब दोस्तों मैं है ना, बट मीन्स लेकिन, समथिंग मतलब कोई चीज़ या कोई बात, चोक्ड हिम, चोक्ड मतलब दोस्तों वो अवरुद्ध कर देती है अर्थात ये चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं ना। तो ये खड़े होते कहते हैं माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों या फिर मेरे मित्रों, आई अर्थात मैं अर्थात कुछ कहने ही वाले थे लेकिन वो मैं इतना ही कहते हैं, बट समथिंग चोक्ड हिम लेकिन किसी बात ने उन्हें रोक दिया अर्थात वो आगे नहीं बोल पाते हैं। तो ही कुड नॉट गो ऑन, तो गो ऑन मतलब लगातार होता है, तो वह लगातार आगे नहीं बोल पाए अर्थात उसी पर रुक गए। ठीक है, तो देन ही टर्न टू दी ब्लैक बोर्ड, टूक ए पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। तो देन मतलब तब ही टर्न मतलब वे घूमे या मुड़े, टू दी ब्लैक बोर्ड मतलब श्यामपट की तरफ, टुक ए पीस ऑफ चॉक, पीस मतलब टुकड़ा होता है, तब उन्होंने क्या किया, चॉक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग मतलब दोस्तों धारण करना, धारण करने से मतलब इकट्ठा करते हुए, विथ ऑल हिज माइट मतलब शक्ति होता है, तो पूरी शक्ति लगाते हुए, पूरी कह सकते हैं अपनी हिम्मत जुटाते हुए, तो ही रोट मतलब उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज जितना वो बड़ा लिख सकते थे, कुड दिया है ना। तो आइए इसको देख लेते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। ठीक है दोस्तों, जैसे भी खड़े होते हैं तो आई सिर्फ इतना ही बोलते हैं, उसी पे रुक जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह श्यामपट की तरफ घूमे या मुड़ गए, टुक ए पीस ऑफ चॉक उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करते हुए अर्थात धैर्य कह सकते हैं कि बनाते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड वह उतना बड़ा लिखे जितना बड़ा वो लिख सकते थे। ठीक है, और क्या लिखा दोस्तों, वाइव ला फ्रांस। तो वाइव ला फ्रांस का यहाँ मतलब होगा दोस्तों फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हैंड। देन मतलब तब ही स्टॉप्ड मतलब वह तब रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, लीन्ड मतलब झुका लिया, हिज हेड मतलब अपने सिर को झुका लेते हैं, अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के सहारे। ठीक है, तो देन ही स्टॉप तब वह रुक गए अर्थात वाइवला फ्रांस लिख के उसी पे रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल तब उन्होंने अपने सिर को दीवार के सहारे झुका लिया, एंड विदाउट ए वर्ड बिना कोई एक शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर मतलब दोस्तों इशारा करना होता है, तो विदाउट ए वर्ड मतलब बिना कोई शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर टू अस उन्होंने हम लोगों की तरफ इशारा किया, किससे, विथ हिज हैंड अपने हाथों से। ठीक है, आइए इसको पुनः देख लेते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल तब वो वहीं पर रुक गए, एंड लीन्ड हिज उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया, एंड विदाउट ए वर्ड और बिना कोई शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर टू अस उन्होंने अपने हाथों से हमारी तरफ इशारा किया अर्थात
संकेत किया किस चीज का, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, है ना। तो डिसमिस्ड मतलब दोस्तों यहाँ पे छुट्टी हो गई, है ना। स्कूल इज डिसमिस्ड, तो उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि स्कूल इज डिसमिस्ड यानी स्कूल की अर्थात विद्यालय की छुट्टी हो गई, यू मे गो आप लोग जा सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था द लास्ट लेसन जो कि अल्फॉन्स डॉडेट द्वारा लिखा गया था, इसको दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों साथ ही साथ यदि आपको ये इस चैप्टर में कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ कमेंट करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल, जितना मुझे जल्दी हो सकता है मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले।